बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थ्री कंकरेंट लाइंस प्रीवियस लेक्चर नंबर 14.4 का था। उसमें मैंने डिस्कस किया कि तीन लाइंस कंकरेंट तब होती हैं जब वो एक पॉइंट पे मीट करती हैं। ठीक है, नॉन पैरेलल होना तो उसके लिए कंडीशन है ही है, लेकिन कंकरेंट तब होती हैं जब वो एक ही पॉइंट पे मीट करें। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास एक थ्योरम यूज़ करते हैं कि A1 B1 C1 द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ लाइन शुड बी डिटर्मिनेंट ज़ीरो। डिटर्मिनेंट उसका ज़ीरो होना चाहिए। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्वेश्चन 4 में देखें तो फाइंड द कंडीशन डैट द लाइन्स y इज इक्वल टू M1x प्लस C1 y इज इक्वल टू M2x प्लस C2 y इज इक्वल टू M3x प्लस C3 आर कंकरेंट। ये कंकरेंट हैं, हमने कंडीशन फाइंड करनी। कंडीशन का मतलब होता है ऐसा रिलेशन आपने डेवलप करना है कि जो कि उसके कोफिशेंट्स के दरमियान कोई इक्वेशन बना के दे रहा हो। जैसे कोफिशेंट यहाँ कौन कौन है, M1 C1 है, M2 C2 है, M3 C3 है। इसी के दरमियान एक ऐसी इक्वेशन डेवलप करनी है जो कि हमें बता रही हो कि ये कंडीशन होगी। इस कंडीशन के ऊपर यानी कि डिपेंड करता है। ये कंडीशन अगर होल्ड करती है तो मीन्स कि आपकी तीनों लाइंस क्या हैं, कंकरेंट हैं। तो L1 आपकी बेसिकली दी हुई है, y इज इक्वल टू M1x प्लस C1 रीअरेंज करें, इम्प्लाइज दैट M1x माइनस वाई प्लस C1 इज इक्वल टू जीरो। L2 दी हुई है, L2 इज डिफाइंड एज, इन दो कॉलन का मतलब होता है डिफाइंड एज y इज इक्वल टू M2x प्लस C2। तो M2x इम्प्लाइज दैट M2x माइनस वाई प्लस C2 इज इक्वल टू जीरो। L3 इज डिफाइंड एज y इज इक्वल टू M3x प्लस C3। तो इम्प्लाइज दैट M3x माइनस वाई प्लस C3 आ जाएगा। ठीक है, इफ़ L1 L2 L3 आर कंकरेंट, ये गिवन है। तो आप इसका डिटर्मिनेंट यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स M1 M2 M3 -1 -1 -1 y के कोफिशिएंट हैं, C1 C2 C3 कांस्टेंट टर्म्स हैं, तीनों लाइंस की इक्वल टू जीरो रखेंगे। और यहाँ से आपने ऑपरेशन भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं। R1 से एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को तो यू विल गेट आंसर M2 - 1 M2 - M1 इंटू C3 - C1 M3 - M1 इंटू C2 - C1। अगर ये कंडीशन हो तो इस कंडीशन के ऊपर ये है कि तीनों लाइंस क्या होंगी, कंकरेंट होंगी। अच्छा, क्वेश्चन 5 में कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P सच दैट द लाइंस 2x - 3y - 1 L1 है ये, L2 है 3x - 5y - 5 -y इज इक्वल टू जीरो। L3 है 3x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो, मीट एट अ पॉइंट। अब कहता है कि तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं, इनके तीनों कंकरेंट हैं लाइंस। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो कंकरेंट हैं तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। तो इसका मतलब है कि यहाँ से एक्सपेंड करेंगे आप, तो एक्सपेंड करने के बाद यू विल गेट आंसर P एंड P इज -14। एंगल बिटवीन लाइंस फाइंड करने का इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब एंगल बिटवीन लाइंस आपने फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ कि एंगल बिटवीन लाइंस में फॉर एग्जांपल ये L1 है आपके पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये L2 है आपके पास, ये L1 लेबल कर दें, ये L2 है। अब आपने एंगल फाइंड करना है। एंगल ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एंगल ये भी हो सकता है। तो अब डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा होगा। ये वाला और ये वाला एंगल सेम होगा, ये वाला और ये वाला एंगल सेम होगा, लेकिन हमें एंगल दो तरह के हैं। तो इसका मतलब है कि L1 से L2 पर जो एंगल बन रहा है वो भी निकाला जाएगा, और L2 से L1 पर जो एंगल बनता है वो भी। एंटी क्लॉकवाइज अगर रखें तो दो किस्म के एंगल हैं, या तो L1 से L2 होगा या L2 से L1 होगा। ठीक है, तो अब ये तो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या होगी। जैसे कि एंगल बिटवीन लाइंस लेट L1 एंड L2 बी लाइन α1 α2 बी इंक्लिनेशन ऑफ लाइन M1 M2। α1 जो है वो इंक्लिनेशन है L1 की, α2 इंक्लिनेशन है L2 की। तो वी हैव टू एंगल्स साई एंड थीटा। अब जो थीटा है ना वो है एंगल L1 से L2 पर, और जो साई है ना, साई ये साई सिंबल है। ठीक है, साई जो एंगल है ना वो एंगल है L2 से L1 पर। दो किस्म के एंगल हैं। अब देखते हैं कि वो आपको क्या कहता है, किसका एंगल फाइंड करें। थीटा भी द एंगल बिटवीन L1 टू L2। तो L1 टू L2 अगर फाइंड करना है तो इसका मतलब है कि L2 की स्लोप भी पता है, L1 की भी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2, 1 प्लस M1 M2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर साई फाइंड करना हो तो वो तो चूँकि साई जो है वो L2 से L1 पे है, तो फिर M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2 हो जाएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, यानी कि L1 से L2 फाइंड करना है तो M2 माइनस M1 होगा, L2 से L1 फाइंड करना है तो M1 माइनस M2 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला में सिर्फ इतना ही फ़र्क आएगा। शो दैट द लाइन्स दीज थ्री आर कंकरेंट। पहला तो काम ये करना है, कंकरेंट प्रूफ करते हैं इनको। कंकरेंट का मतलब है एक ही पॉइंट से पास करती हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं, सॉरी, तो मीन्स पास करती हैं, मीट करती हैं, बात एक ही है, लेकिन ये तीनों एक ही पॉइंट, सेम पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं। कंकरेंट के यही मतलब होता है। तो L1 L2 L3 आपको दिए हुए, आपने डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है। डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट ले लेंगे 4 3 1
-3 4 -4 -1 -8 -6 -2 और इनको एक्सपेंड कर देंगे R1 से। एक्सपेंड जब करेंगे यू विल गेट आंसर 0। सो इसका मतलब है कि तीनों लाइंस के हैं कनकरेंट हैं। अब जब स्टेटमेंट आगे पढ़ते हैं तो थर्ड लाइन बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इक्वली काट रही है किसको, दी एंगल फाउंड बाय द फर्स्ट टू लाइंस। अब देखें L1 से L2 कोई एंगल होगा, L3 दरमियान से गुजर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ, आपको उम्मीद है कि बात समझ आ जाएगी। पार्ट 2 इस क्वेश्चन 6 का। ये बेटा L1 है, ये आपके पास L2 है, ठीक है। L1 है ये L2 है। इसका कोई ना कोई एंगल होगा, जारी बात है। यहाँ से एंगल को बाइसेक्ट करती हुई L3 गुजरेगी सेम इसी पॉइंट से, ये L3 है। कहता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ना, मींस कि L2 से L1 L3 से L2 से L3 वाला और L3 से L1 वाला एंगल इक्वल आना चाहिए। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी है, तो वो चलें प्रूफ कर देते हैं। अब आपको L1 दी हुई है तो स्लोप पता है, फिर स्लोप इसकी आ जाएगी 4/3। L2 दी हुई है तो इसकी स्लोप है -3/4 +3/4, इसकी स्लोप आ जाएगी +1। तो ये स्लोप M1 M2 M3 आ जाएंगी। तो ये M1 आपकी आ गई है 4/3, L2 M2 आ गई है 3/4, L3 आ गई है 1। तो θ1 ले लें आप कि θ1 कौन सा है जो L1 से L3 पे बनता है, θ2 ले लें L3 से L2 पे बनता है। सेम एक ही डायरेक्शन में लेने हैं, या एंटी क्लॉकवाइज ले लें या क्लॉकवाइज ले लें। तो tan θ1 क्या हो जाएगा, L1 से L3 पे है ना, तो M3 - M1 डिवाइड बाई 1 + M3 M1। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, यू विल गेट आंसर -1/7। एंड tan θ2 फाइंड करना है, तो वो L3 से L2 पे है, तो M2 - M3 डिवाइड बाई 1 + M2 M3। वैल्यूज़ पुट करें, आंसर -1/7 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 और 2 से ये एनालाइज होता है, ये रियलाइज़ भी होता है कि आप देख सकते हैं कि -1/7 1/7 इक्वल है tan θ1 tan θ2 की इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज दैट θ1 इज इक्वल टू θ2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 हम मिलाएंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 212 के साथ, ठीक है। 212 एक ही जैसे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, तो उसी के साथ हम उसी टॉपिक के साथ ही इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी ट्रायंगल से रिलेटेड है, वो भी ट्रायंगल से, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ये सारी बातें हम वहाँ पे इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, चेक वेदर द लाइन 4x - 3y - 8 दिस आर कंकरेंट और नॉट, इफ सो पॉइंट वेयर दे मीट, ठीक है। अब देखें, तीन पॉइंट्स को पहले तो, तीन लाइंस को पहले तो हमने कंकरेंट प्रूफ करना है। तो कंकरेंट प्रूफ करने का मेथडोलॉजी मैंने आपको बताई हुई है कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। चलें, आ गया। अब पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करना है हमने, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जहाँ वो मीट करते हैं। तो कोई सी दो लाइनों को आपस में सॉल्व कर लें, कोई सी दो को, L1 L2 को कर लें, L2 L3 को कर लें, L3 L1 को कर लें, सेम पॉइंट आएगा। तो पॉइंट आया 2,0 इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जहाँ वो मीट करते हैं तीनों लाइन्स। क्वेश्चन 9 में कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फाउंड बाय द लाइन x - 2y L1 है, L2 है 3x - y + 3 = 0, L3 है 2x + y - 4 = 0। आल्सो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स, ठीक है। अब क्या कहता है कि ये तीनों लाइंस हैं और तीनों लाइंस आपके पास क्या हैं, कह रहा है कि वो ट्रायंगल बनाती हैं, ठीक है। नॉन कॉन्करेंट है। नॉन कॉन्करेंट जब भी लाइंस होंगी वो हमेशा क्या बनाएंगी, ट्रायंगल्स। ये देखें, अब लाइंस कॉन्करेंट है फिर तो ट्रायंगल बना ही नहीं सकती ना। नॉन कॉन्करेंट होंगी, L1 ये है फॉर एग्जांपल, L2 ये है, L3 कहीं और से पास कर रही है, नॉन पैरेलल है, तो ये हमेशा क्या बना रही हैं, ट्रायंगल, ठीक है। अब ये ट्रायंगल के लिए वर्टिसेस चाहिए आपको, तो वर्टिसेस के लिए देखें ना, L1 L2 इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उनको सॉल्व करेंगे, एक पॉइंट आएगा, वो उसका क्या होगा, एक वर्टेक्स होगा ट्रायंगल का। L2 L3 को सॉल्व करेंगे, एक पॉइंट आएगा, वो भी वर्टेक्स होगा किसका, ट्रायंगल का, सेकंड वर्टेक्स होगा। L3 L1 को सॉल्व करेंगे, थर्ड वर्टेक्स आ जाएगा 14/5 - 8/5। तो तीन वर्टेक्स आ गए हैं, A B और C। अच्छा, ए स्लोप ऑफ ए बी निकाल लें, स्लोप ऑफ बी सी निकाल लें, स्लोप ऑफ सी ए निकाल लें, ये स्लोप आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो उसने नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में कहा क्या था कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। तो अब आपने एंगल निकालने हैं इनके, ठीक है। अब देखें, एंगल हमने एक ही रुख में निकाले हैं, M3 से M1 पे, यानी कि ए सी से ए बी पे जो बन रहा है वो क्या है, अल्फ़ा है। ए बी से इस साइड पर जो बी सी साइड पे बन रहा है वो बीटा है, और जो बी सी साइड से ए सी साइड पे बन रहा है वो गैमा है। तो एक ही डायरेक्शन में रखे हैं। तो M1 M2 M3 रखा है, तो tan अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। स्लोप्स निकालने के बाद आप इसके एंगल को स्टडी ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखें, अब आप tan अल्फ़ा का फार्मूला देखें क्या है, M1 - M3 है, ठीक है। डायरेक्शन देख सकते हैं ना,
10 यानी कि M3 से M1 पे बन रहा है ना, तो M1 माइनस M3 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 M3 वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फ़ा आ जाएगा, फिर बीटा आ जाएगा और इसी तरह गैमा आ जाएगा। अब ये जो हमने अल्फ़ा बीटा गैमा फाइंड किए, यहाँ से ये पता चलता है कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका नाम आइसोसेलेस क्यों है? क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल हों तो वो आइसोसेलेस होती है। 90 डिग्री एक एंगल है, इसका मतलब है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका नाम क्या होगा ट्रायंगल का? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन 10 में कहता है कि फाइंड द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द लाइन L1 टू दी L2। अब L1 से L2 पे लाइन फाइंड करनी है आपको। L1 के 2 पॉइंट दिए हुए हैं, L2 के 2 पॉइंट दिए हुए हैं। L1 के 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लेंगे, L2 के 2 पॉइंट से स्लोप आ जाएगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 वाले फार्मूले से। स्लोप जब आ जाएगी तो L1 से L2 एंगल थीटा लेट कर लें, टेन थीटा M2 माइनस M1 होगा। M1 माइनस M2 करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि L1 से L2 की एंगल फाइंड करना है, L2 से L1 का एंगल फाइंड नहीं करना आपने। तो M2 माइनस M1 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 M2 आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा तो माइनस टेन थीटा 7/6 है, तो यहाँ पर उसने ट्रिक लगाई है अलाइड एंगल प्रॉपर्टी। माइनस टेन थीटा की जगह पे 180 डिग्री माइनस थीटा कर दिया, 7/6 आ गया। तो यहाँ से आपने आगे रिजॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद एंगल 130.6 डिग्री आंसर में आ गया। एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए 180 में से माइनस करेंगे 49.4 आ जाएगा, अगर एक्यूट एंगल आपने फाइंड करना है। सेम बाकी 3 पार्ट्स भी आपने ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन 11 में कहता है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। वर्टिसेस गिवन है तो कोई मसला नहीं है, स्लोप आ जाएगी तीनों साइड की स्लोप आ जाएगी, तो 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा फाइंड कर लेंगे। 10 अल्फा जो है वो बी ए से ए सी पर है, और 10 गामा जो है वो ए सी से बी सी पे है, और 10 बीटा जो है वो बी सी से बी ए पे है। तो इस तरह 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा फार्मूले लिख कर आप स्लोप्स आ जाएंगी, क्योंकि पॉइंट्स दिए हुए हैं, वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है, वर्टिसेस फाइंड नहीं करने पड़ेंगे। तो मीन्स इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर गिवन। वह कोई क्वाड्रिलेटरल है, इरेगुलर, कोई नाम नहीं बताया गया। बहरहाल चलें, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा, इसको डेल्टा कह रहा है, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गैमा। तो चारों साइड्स की स्लोप भी आ जाएगी, क्योंकि वर्टिसेस गिवन है तो स्लोप M1 M2 M3 M4 आ सकते हैं। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 वाला फार्मूला लगाकर। चलें, स्लोप्स आ जाती है तो इसका मतलब है कि 10 अल्फा क्या है, इस साइड से उस साइड पर यानी कि ए बी से ए डी पर जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा है। फिर इसी तरह ए डी से डी सी पर जो एंगल बना है डेल्टा है। जो डी सी से सी बी पे एंगल बन रहा है वो गैमा है, और जो सी बी से बी ए पे एंगल बन रहा है वो बीटा है। तो इस तरह 10 अल्फा 10 बीटा 10 गैमा 10 डेल्टा का फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल गेट आंसर, एंड आंसर इज 90 90 90 90। मतलब सबके एंगल 90 हैं, मीन्स कि ये वाली जो फिगर है ये प्रोबेबल है कि ये रेक्टेंगल बन सकती है या स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल या स्क्वायर के ही एंगल तमाम के तमाम 90 होते हैं। तो ये ऐसी क्वाड्रिलेटरल है। ट्रिपीजियम की यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसी साइड, ऐसी फिगर, ऐसी क्वाड्रिलेटर को ट्रिपीजियम कहते हैं जिसकी कोई सी दो साइड आपस में पैरेलल होती हैं। इक्वल की बात नहीं हो रही है, पैरेलल होती हैं, ठीक है, कोई सी दो साइड्स पैरेलल हों, ऑपोजिट साइड। तो ऐसी चीज़, ऐसी क्वाड्रिलेटरल को आप क्या कहते हैं? ट्रिपीजियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस एंड फाइंड इंटीरियर एंगल। अब वर्टिसेस ऑफ रोम्बस के लिए आप क्या करेंगे? पैर ऑपोजिट साइड की स्लोप जो इक्वल आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि M1 M2 M3 M4 निकालेंगे। M1 जो है वो M3 के इक्वल है, M2 जो M4 के इक्वल है। तो ABCD आर वर्टिसेस ऑफ आर ट्रिपीजियम। नाउ अल्फा बीटा गैमा आर द क्वाड्रिलेटर ऑफ वर्टिसेस बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। अब आप एंगल फाइंड करेंगे, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं ट्रायंगल्स में, सॉरी रोम्बस में। तो गैमा को इक्वल आना चाहिए बीटा के, और अल्फा को इक्वल आना चाहिए डेल्टा के, तो वो भी आ जाएगा। उसके अलावा जो बात करता है जी वो कि आप नेक्स्ट फाइंड करें कि हाँ इंटीरियर एंगल्स, बिल्कुल अल्फा बीटा गैमा डेल्टा फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली रोम्बस प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 14 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन। अब कहता है कि ये आपको 3 लाइनें गिवन है, आप 3 लाइनों से पहले 3 पॉइंट्स निकालेंगे, नॉन पैरेलल लाइंस हैं, ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालेंगे। वो 3 पॉइंट्स से आप एरिया निकाल सकते हैं। x1 ये फार्मूला है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, हाफ बायर लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स में, एरिया 34 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर कह रहे हैं जी दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी एंड सी फाइंड द सेंटर ऑफ दी
एंगल, ठीक है, सेंटर ऑफ दी सर्कम सेंटर ऑफ दी ट्राइंगल। तो सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ये हम जो क्वेश्चन पहले सॉल्व कर आएंगे 7, उसी के साथ 15 को सॉल्व करेंगे। मींस अभी हमारे पास जो चीज़ें रहती हैं वो एक जैसी हैं, ट्राइंगल वाली कुछ थ्योरम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 है 4.3 का, क्वेश्चन 12 है 4.3 का, और क्वेश्चन नंबर 7 है 15 इसका 4.4 का, और क्वेश्चन नंबर 15 है 4.4 का। तो इनको एक साथ ही एक ही लेक्चर के अंदर स्टडी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है एक्सप्रेस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जैसे बनाते थे हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3 में, तो वैसे ही बनाएंगे। जैसे कि ए पार्ट है उसमें 3 लाइनें दी हुई हैं, 3 लाइनों को आप लिख सकते हैं 1 3 -2 2 -1 4 1 -11 14। कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेंगे एक्स वाई 1, कॉलम मैट्रिक्स लिख लेंगे इज इक्वल 0 0 0, कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स लिख लेंगे राइट हैंड साइड वाला। होमोजीनियस सिस्टम है तो कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स में सारे के सारे क्या आएंगे 0 0 0 आएंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए आ गया, अब ए को फाइंड करेंगे, आंसर 0 आ रहा है, हेंस लाइंस आर कंकरेंट। तो यहाँ से भी फैसला हो जाता है कि लाइंस कंकरेंट हैं या नहीं है। इसी तरीके से बाकी 2 पार्ट्स भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है फाइंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कोरिस्पोंडिंग टू गिवन मैट्रिक्स फॉर्म। अब कहता है कि ये जो आपको दी हुई है ना मैट्रिक्स फॉर्म, यहाँ से दोबारा इक्वेशन लिखनी है, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें आपस में, ठीक है। इस वाले मैट्रिक्स को इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, 3 क्रॉस 3 है और 3 क्रॉस 1 है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट x - 1 इज इक्वल टू 0, 2x + 1 इज इक्वल टू 0, -y + 2 इज इक्वल टू 0 आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। सिमिलरली आप इसका डिटर्मिनेंट लें, नॉन जीरो आएगा तो आप कहेंगे सिस्टम इज नॉट कंकरेंट, तो कंकरेंट नहीं है, ठीक है जी। तो मतलब ये लाइन जो है वो कंकरेंट नहीं होंगी, ट्रायंगल ही बनाएंगी। इस तरीके से आप पार्ट बी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके 17 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुए, एक्सेप्ट 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन नहीं किए हमने, वो ट्रायंगल वाले थे, ठीक है। उसमें वो जो हमने टॉपिक चैप्टर 7 में पढ़ना है, मीन्स आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, ये वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर स्टडी करेंगे डिटेल वर्जन के अंदर। तो ये आपके 4.4 यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो 4.4 में बेसिकली हमने एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ फिगर ऑफ ज्योमेट्री फाइंड किए हैं, और इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस फाइंड की हैं, और इक्वेशन ऑफ लाइंस को भी स्टडी किया है। जज़ाकल्लाह।